मुल्लों वाली टोपी, क्या आप मुल्ले को नहीं मानते हैं? वो इस देश के वासी नहीं है? उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान नहीं दिया? क्या है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए में प्रधानमंत्री बने थे तो उनके साथ भी 21 दलों का गठबंधन था। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार में हलचल है। बिहार में हलचल होना भी लाजमी है क्योंकि बिहार राजनीति का जनक है। गणतंत्र जो है वह बिहार से ही शुरू हुआ था और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव की तैयारी बिहार में शुरू हो गई है। लेकिन जहां चुनावी तैयारी चल रही है उसी समय में बिहार में अस्थिरता भी हो रही है राजनीतिक रूप से। और इसी बीच नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, उनकी ओर से फ़ोन कॉल आया था। नीतीश कुमार जी को दिल्ली बुलाया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ के जो कोषाध्यक्ष हैं सोना झा जी, वो मौजूद हैं। सोना जी, नीतीश कुमार जी तो अब दिल्ली वाले होने वाले हैं। पहले तो मैं आपके चैनल से आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने नीतीश कुमार जी को बोला जो दिल्ली वाले होने वाले, ऐसा नहीं है जी। वो बिहार से उठ के जा रहे हैं और दिल्ली के गद्दी को संवारने जा रहे हैं। और इसमें हम बिहारियों को गर्व होगा जो आज तक किसी बिहार से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो देश का प्रधानमंत्री बना। नीतीश कुमार जी पहले शख्स होंगे और विपक्ष के सारे दल ने उनको इस योग्य समझा कि प्रधानमंत्री के पद के लिए उनको लड़ाया जाए। विपक्षी एकता की मजबूती प्रदान करने का वो एकमात्र साधन है। इतने स्वच्छ और साफ छवि वाले नेता खोजने से आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत ही खोज मतलब आविष्कार के बाद नीतीश कुमार जी इस बात को तैयार हुए, विपक्षी दलों के एकता के साथ वो करने को तैयार हुए और प्रधानमंत्री पद जल्द ही वो काबिज होंगे। हाँ, लेकिन सोना जी, एक पुरानी कहावत है कि जब आप बाग में जाते हैं, गुलाब तोड़ने जाते हैं तो कांटों से जो है आपको निपटना ही पड़ता है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार जी इधर विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, कांग्रेस की ओर से एक कॉल आता है। आगे क्या बात होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन शरद पवार एनसीपी प्रमुख वो एक बयान दे देते हैं, अपने आप को थोड़ा अलग थलग करते हुए दिखते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुआ था बिहार में ही, जो राष्ट्रीय लोजपा पार्टी है पशुपति कुमार पारस जी की, उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता बन ही नहीं सकती है। इसके पीछे उन्होंने यह दलील दी कि न अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, न ममता बनर्जी जी ऐसे हाथ मिला सकते हैं, तो न मायावती अखिलेश जी के साथ आ सकते हैं। तो विपक्षी एकता कहाँ बनेगी? आपकी बातों को अगर कड़ी से जोड़ा जाए तो आपने चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस जी की बात कर जी। इसमें ये है, जब आप चाचा भतीजा अलग अलग पार्टी बना करके एनडीए में जा सकते हैं तो वो कौन होते हैं कटाक्ष करने वाले? विपक्ष में एकता नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप एक हो सकते हैं, आप एक गठबंधन के लिए काम कर सकते हैं, विपक्ष एक क्यों नहीं हो सकते हैं? और शरद पवार जी की जहाँ तक आपने बात की है तो वो उनकी तो अभी बयान मैं ठीक से सुना नहीं हूँ, उस पर प्रतिक्रिया देना भी नहीं चाहूँगा। और विपक्षी एकता में बहुत सारे बड़े सीनियर नेता हैं और हमें लगता है और आसानी पूरा विश्वास है कि वो भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो साथ देंगे। मतलब कुल मिलाकर आप ये मान करके चल रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा वह नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा? बिल्कुल यही होने वाला ही है। राहुल गांधी फिर हवा में। नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने वाले पूरे इंडिया में अगर कोई ऐसा नेता है जो उनका टक्कर दे सके और उनको पराजित कर सके तो वो है हमारा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। इसके अलावा और किसी नेता में दम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सके। स्वच्छ छवि वाले, धर्मनिरपेक्ष छवि वाले ऐसा नेता आपको खोजने से भी कहीं नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी की जहाँ तक बात है तो उनमें अभी कच्चापन है राजनीति में, एक एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, उनको अभी कमी है, प्रशासनिक अनुभव की कमी नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी अभी 17 साल से बिहार की गति को संभाल रहे हैं और बिहार का जो मॉडल चल रहा है पूरे देश उसको एक्सेप्ट कर रही है। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण या ऑटोमेटिक या शिक्षा के माध्यम से कराया गया है, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे चल रही है। शराबबंदी की चर्चा पूरे इंडिया में होती है। हो सकता है कहीं पे प्रशासनिक इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो शराबबंदी का बोल्ड डिसीजन लिया गया उसका तो आप देखते हैं पूरे इंडिया नहीं विदेश में भी डंका बज रहा है नीतीश कुमार की नीति का। इनके जो विकास मॉडल है वो जगजाहिर है। नीतीश कुमार जी जो सोशल छवि वाले व्यक्ति है, सोशल एथिक्स लेके चलते हैं, उनके पास विजन है विकास कैसे करना, वो काम में विश्वास करते हैं, बोलने में विश्वास नहीं करते। लेकिन आप नीतीश कुमार जी के सेकुलर छवि की बात कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि वे सुशासन की सरकार चलाते हैं, लेकिन दाग तो लग गया ना। अब देखिए ना, यहाँ दंगा हो गई, नालंदा में हो गया, सासाराम में हो जाता है, नीतीश कुमार जी बचा तो नहीं पाए ना।
देखिए, इससे पहले भी दंगा हुई है, भागलपुर का दंगा हुआ होगा, गुजरात की दंगा हुई है। तो सब दंगों को जब एक कड़ी से जोड़ा जाता है तो लगता है किसी न किसी संघीय व्यक्ति का कहीं न कहीं हाथ होता है। वो देश में अस्थिरता लानी चाहती है और हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को विभक्त करना चाहती है, जो कि अभी भी आप देखेंगे ये जो नया दंगा अभी हुआ है, इसको दंगा नहीं बोलेंगे। अभी सामाजिक उत्पात हुई है, किसी जान माल की क्षति नहीं ज़्यादा नहीं हुई है और ना ही कोई मौतें हुई है, इसको अभी दंगा नहीं बोल सकते हैं आप। इसमें ऐसा है, जो कुछ दिनों के बाद इस पर जब कमेटी बनेगी या बन चुकी है, वो जब रिपोर्ट देगी जहाँ से सेंट्रल एजेंसी या जो बिहार की एजेंसी है, उसमें साफ क्लियर हो जाएगा इसके पीछे दंगा के पीछे किसका हाथ था, क्या मकसद था, उनका क्या करना था। उनको दोषी को कठोर से कठोर सजा मतलब लगता है कि आप लोगों की भी ये मांग होगी कि सरकार जांच करा दे। बिल्कुल जरूर करवाना चाहिए। इसमें तो बिल्कुल ना ईडी पे आपको भरोसा है, ना सीबीआई पे भरोसा है। ईडी का काम दंगा का जांच करना नहीं होता है। की बात करें, अलग-अलग चीज़। जी, आईबी और एनआईए इसकी रिपोर्ट निकालेगी, इस दंगे के पीछे क्या मंशा थी, क्या वजह थी, कहाँ से फंडिंग हुई, कहाँ से तलवार आई है, कहाँ से गोली आई है, कहाँ से बंदूक आई है। ये सारी जब ये जांच के रिपोर्ट करने के बाद इसमें कुछ बता पाएंगे। और इसमें हम 100 नहीं 200% बिल्कुल एकदम से कॉन्फिडेंट है इसके पीछे संघीय बीजेपी का हाथ है, और कुछ दिनों के बाद आपको रिपोर्ट में दिख जाएगा। लेकिन ये बात बताइए कि अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि बिहार बीजेपी पोस्टर लगा करके कह रही है कि नीतीश कुमार मुल्लों वाली टोपी लगा करके इफ्तार कर रहे हैं, और इससे वो जो साधना चाह रहे हैं, एक और जहां पूरा बिहार दंगा की आग में झुलस रहा है, और नीतीश कुमार मुल्लों वाली टोपी लगा करके जो काम कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, इससे उन्हें 0 सीट जो है इस बार मिलेगा। 0 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे नीतीश। देखिए, हम केवल ये जो बीजेपी का जो कटाव है, मुल्लों वाली टोपी, क्या आप मुल्ले को नहीं मानते हैं? वो इस देश के वासी नहीं है? उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान नहीं दिया क्या? देश के लिए नहीं मिटे, अपना खून नहीं बहाए हैं? आप संघीय आदमी जो हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप आरक्षण विरोधी हैं, आप नहीं चाहते समाज का उत्थान हो। अभी रमज़ान का मौका चल रहा है, तो रमज़ान नीतीश कुमार जी रामनवमी में भी हाजिर हुए थे। आप रामनवमी के बहुत सारे प्रोग्राम में वो हाजिर हुए और उन्होंने अपना अभिभाषण भी दिया, पूजा में जाते हैं। और अभी अगर चले गए इफ्तार पार्टी में, इसमें क्या बुराई है? हम तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में देश में रहते हैं, सभी धर्मों की आज़ादी है, उनको अपने अपने जो पर्व त्यौहार है उसको मनाने की पूरी आज़ादी है, इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी के सहित अन्य और कई दल हैं जिन्होंने इस मौजूदा समय और बिहार के मौजूदा हालात को देखते हुए इफ्तार का जो आयोजन है उसे कैंसिल किया है। उन्होंने, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बयान दिया है कि अभी जो है इफ्तार खाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाया जाए। क्या नीतीश कुमार इन बातों को नहीं समझते हैं क्या? जब एनडीए की सरकार बिहार में हुआ करती थी, क्या ये बीजेपी के नेता उस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ करते थे? जी। उस टाइम कहाँ इनका दलील कहाँ था? अभी आपने जो सुनियोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से जो दंगा करवाया है, तो उसकी तो चल ही रही है। हम लोग लगातार जो जान माल की नुकसान हुई है उसकी भरपाई करने जा रहे हैं, उसकी लगातार रिपोर्ट आ रही है जांच में, जो जिसका जो क्षति हुआ, बिहार सरकार मुआवजा देने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो दोनों तरफ से काम चल रहा है। अभी अब वहाँ पे अगर पॉलिटिकल इशू बना दिया जाए तो वो तो अभी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते हैं जो गुड गवर्नेंस की जो नीति है तो उस पर हम काम कर रहे हैं। नहीं सुना जी, अंतिम सवाल में हमें ये बस बात बताइए, आप क्लियर स्पष्ट रूप से बताइए, मतलब प्रधानमंत्री किसी को मनोनीत नहीं किया जाता है, इलेक्टेड बॉडी होती है और जो संविधान के अनुसार सब लोग जो चुन करके आते हैं वे मिल करके बनाते हैं। तो 500 से तो अधिक सीटें चाहिए ना लोकसभा में, मतलब बहुमत से तो आगे तो चाहिए, सब मिल करके तभी तो आप बना पाइएगा, सरकार बना पाइएगा। नीतीश कुमार जी बिहार में 43 सीटों पर हैं विधानसभा में। अब हाँ, ये आप समझ के आइए, टोटल मतलब वही जीत करके आए थे 2020 में हम कहें, और अभी आप लोकसभा में इतने सीटों पूरे देश भर की बात कर रहे हैं। बिहार के अलावा कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत आपका संगठन है नहीं। मणिपुर में क्या असर हुआ हमने देखा, सबने देखा। अब कैसे फिर इतना बड़ा, मतलब ये तो दिव्य स्वप्न ही हुआ ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मतलब कुछ कहना है तो कह देते हैं, यही हुई ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप पॉलिटिकल एस्थेटिक्स को समझिए। नीतीश कुमार जी अकेले दम पे चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, विपक्ष के वो साझा उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। बिहार में उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के साथ राष्ट्रीय जनता दल है, और भी सहयोगी है, सीपीआई है, माले है, कांग्रेस है। इसी तरह यूपी में जब जाएंगे तो सपा मुलायम सिंह यादव जी हमारे समर्थन में आएंगे, उनके पुत्र जो है। बंगाल में जाएंगे तो ममता बनर्जी जी आएंगे, ऐसे ही केसीआर आएंगे वहाँ से, साउथ से। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट में गठबंधन बना के हम चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ पे जो सीट है वो 60% 60-40 का जो रेशियो है उस रेशियो से हम जीतेंगे।
60-40 के रेशियो से जी ये पूरा दावा है, लग रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब जब आप चुनाव आयोग की रिपोर्ट देखेंगे कितना परसेंट वोट बीजेपी को मिला और कितना परसेंट विपक्ष को मिला, अगर सारे विपक्ष एक होकर के अपना वोट को इकट्ठा कर ले तो बीजेपी की तो कहीं नामो निशानी नहीं बचती है। एक पुरानी कहावत है, इसे मतलब लोगों आप अपने में या किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कह रहा हूँ मैं, एक कहावत के रूप में कह रहा हूँ। कहा जाता है कि बहुत सारे मेढकों को एक साथ एक तराजू में तोलना काफ़ी मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, मुश्किल तो होता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए में प्रधानमंत्री बने थे तो उनके साथ भी 21 दलों का गठबंधन था। वो भी संभाल के चल रहे थे, उनके पास गठबंधन। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने सहयोगी को विनाश नहीं करते थे, उनके एमएलए एमपी को नहीं तोड़ते थे जी। तो इसलिए उनके साथ जो था एक बड़ा सा जो दल का गठबंधन बना था। लेकिन जब से ये मोदी शाह जी की जोड़ी आया हुआ है, इनका काम सबसे पहला यही काम रहा है, अपने सहयोगियों को ख़त्म कर देना है। सहयोगी को ख़त्म करने से क्या हुआ है, जो उनके जो साथ के लोग हैं वो नाराज़ हो गए हैं और वो सब एकजुट होकर अगर दोबारा उनके साथ जो सरकार बना सकती है आपकी, वो गिरा भी सकती है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो पुराने नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका ही जो पॉलिटिकल एक कनेक्शंस रहा था, उनका इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार जी विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल साझा उम्मीदवार रहेंगे और सारे क्षेत्रीय दल और विपक्षी दल एक साथ मिल करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम का कैंडिडेट अपना साझा करेंगे। चलिए, पीएम के कैंडिडेट नीतीश कुमार जी बनेंगे और कैसे बनेंगे इसके बारे में अभी बता रहे थे सीए सोना झा जी, जो कि जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष हैं। तो आपने सुना, ये मास्टर प्लान ही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी किन की रणनीति का उपयोग करेंगे, यानी कि ये रणनीति बीजेपी वाली होगी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में उपयोग किया था, अभी वाली बीजेपी की नहीं होगी। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। क्या कुछ होता है नीतीश कुमार जी को दिल्ली में, क्या गिफ्ट मिलता है, या फिर नीतीश कुमार जी के विदाई में क्या कुछ पोटली बांध करके दिया जाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जनता टॉकीज पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।